बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। काजी फायज ईसा ग्रुप की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक तरफ जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाइयाँ और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पर जुल्म व सितम, इंसानी हकूक़ की पामालियों पर मुकम्मल खामोशी एक सवालिया निशान तो बना रही है, लेकिन इसके साथ ही इंसानी हकूक़ आइन कानून के चैंपियन बनने वाले जजेस साथ साथ नंगे भी होते दिखाई दे रहे हैं। आज लतीफ़ खोसा और एतजाज एहसन ने किस तरह जस्टिस सरदार तारक मसूद पर एतराज़ किया और उन्होंने कैसे उसका जवाब दिया, इस पर सब दंग रह गए हैं। और फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, उसके खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील है। 6 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है और इसके अंदर आज क्या डिटेल्स हैं, ये समाअत जो है वो आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन का एक केस इमरान खान के खिलाफ है और आज अडयाला जेल के अंदर पूरा लाओ लश्कर इलेक्शन कमीशन का पहुंचा है और वहां पर क्या कार्रवाई हुई है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी मैं अपने 3 लाख जो सब्सक्राइबर का टारगेट है वो अचीव कर सकूं। अब जिस अंदाज के अंदर इस वक्त अदालती कार्रवाइयाँ चलाई जा रही हैं, उसके अंदर आप देखिए आईजी पंजाब की तौहीन का भी एक केस बना हुआ है, इधर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का भी केस है। यानी यहाँ पर जजेस की भी तौहीन है, इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन है, आईजी पंजाब की भी तौहीन है। लेकिन जिस तरह आवाम को गलने सड़ने के लिए बोगस मुकदमात के अंदर जेलों में डाला हुआ है, सिर्फ आवाम की तौहीन नहीं है। यानी जो भी आप कर लें, आप आइन कानून को पामाल करें, आप ज़बरदस्ती एक गुंडागर्दी और बदमाशी के जरिए लोगों के घरों के अंदर घुसें और घुस के उनके जो आप दरो दीवार, खिड़कियां, दरवाजे और सामान आप उठा लें और वो तोड़ फोड़ करें, कोई मसला नहीं है। रात गए शौकत भट्टी हाफिजाबाद उनकी रैशगाह पर जिस तरह रेड किया गया और उसके बाद वो तोड़ फोड़ करने वाले गुंडे हैं या वो पुलिस की वर्दी के अंदर जो है वो ये क्या हो रहा है, ये इदारों की बदनामी होती है। भाई आपने अगर सर्च करना है करें कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जो आपका राइट है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप विदाउट वारंट दाखिल हो सकते हैं, लेकिन खटकाएं और उसके मुताबिक प्रॉपर तरीके से जाएं, सर्च करें। अगर बंदा मौजूद नहीं है तो क्या आपको ये लाइसेंस मिल गया कि आप लोगों का सामान तोड़ें, घरों के अंदर जो है वो आप तबाही लाएं और दूसरी तरफ जो है वो आप उनके कारोबार बंद कर दें? ये तो यानी आप ऐसे समझे कि अवाम के खिलाफ एक खुली गुंडागर्दी जो है वो हो रही है, जो इदारों के लिए बड़ी बदनामी का बायस है। अब दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जी तौहीन है, यानी अवाम की कोई तौहीन नहीं है। बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं उनके साथ जो कुछ इस वक्त अंधेर नगरी चौपट राज हो रहा है उसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तौहीन है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी है। अगर उसको कहा जाए कि भाई आप जानबदार हो, आप नौकर बने हुए नून लीग के, तो ये तौहीन हो जाएगी। अगर आप काजी फायद ईसा को कहेंगे कि आप 50 साल पुराने मुकदमात को तो ले रहे हो कि वहां नाजायज हुआ, तो इस वक्त तुम लेटे हुए हो, ये तौहीन हो जाएगी। भाई अगर आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोलेंगे कि आपके दामाद पर शायद एक मुकदमा है या आपकी कुछ और कमजोरियां हैं, आप सारे तरीके इंसाफ के केसेस इन्हीं 2 जजेस के पास क्यों लगा रहे हैं जो फोटो कापी है जस्टिस आमर फारूक की, तो वो भी उनकी भी तौहीन हो जाएगी। आमर फारूक को आप बोलेंगे कि आपने नवाज शरीफ का 7 मिनट के अंदर फैसला सुनाया रिहाई का, बरी करने का, उधर इमरान खान के आप जो है वो 10-10 महीने और 5-5, 4-4 महीने से फैसले महफूज कर लेते हैं, उनकी भी तौहीन हो जाएगी। लेकिन घरों में दाखिल हूँ, सामान तोड़ें, अलमारियां तोड़ें, अत्ता के सामान चोरी भी कर लें और कारोबार तबाह करें, लोगों को बेरोजगार करें, अवाम की कोई तौहीन नहीं है। और कोई इस वक्त जो इदारा है वो अवाम की सुनने के लिए लगता है तैयार नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन आज पहुंचा है जी अडयाला जेल के अंदर। चूंकि देखिए एक इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान सिक्योरिटी की वजह से और जवाद बना के सिर्फ इसलिए पेश नहीं किया जा रहा कि वो लोग वो मीडिया से बात करेंगे, हशाज मशाज वो नजर आएगा, वो मीडिया की डिस्कशन होगी, लिहाजा उसको अंदर रखना है। उसकी एक झलक आवाम को दिखाने से डरने वाले लोग वो इलेक्शन कैसे करवाएंगे, वहां सिक्योरिटी कैसे मुहैया करेंगे आप? ये जो सवालात हैं ये अपनी जगह कायम है। लेकिन दूसरी तरफ
آج اڈیالہ جیل کے اندر توہین الیکشن کمیشن و چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2 مرتبہ عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے بلایا۔ پی ٹی آئی وکلاء نے کہا کہ جیل میں میڈیا کی غیر موجودگی میں ٹرائل کیا جا رہا ہے، میڈیا کی موجودگی میں کیس کی سماعت آگے بڑھائی جائے، سماعت اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس پر آرڈر جاری کریں گے۔ مزید کارروائی اب 19 دسمبر کو ہوگی۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر عمیر نیازی انتظار پنجتھا اور خالد یوسف چودھری جو ہے وہ آج یہ پیش ہوئے ہیں، اور جو دوسری طرف ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی اور فواد چودھری کے خلاف الیکشن کمیشن کی سماعت کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ یہ ہبہ فواد نے کہا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار عدالتی اختیار نہیں۔ وکلاء کی جانب سے درخواست پر بحث ہوئی۔ کیس کی سماعت 19 نومبر تک یہ ملتوی ہو گئی ہے، تو آج سارے الیکشن کمیشن ادھر پہنچا ہے۔ یعنی ایک طرف عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بڑی عام ہیں، ان کو جلدی نپٹانا ہے، الیکشن شیڈول حلقہ بندیوں پر اعتراضات آ رہے ہیں، پورے ملک میں ایک یونین کونسل ادھر ڈال دیا ہے، دوسری طرف ڈال دیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ اس طرح عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن ایک ہی کام ہے پورے پاکستان کے اداروں کو کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو کس طرح مائنس کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ایک دوسری طرف جو ہے وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے عام کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور یہ آپ کو علم ہے جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا۔ اس فیصلے نے بڑے بڑے کرداروں کو ننگا بھی کیا ہے۔ وہ صحافی جو ٹاؤٹ بن کر اس وقت جو ہے موجودہ حکومت اور طاقتور حلقوں کی ڈگڈگی پر وہ ننگا ناچ کر رہے ہیں، ان کی اصلیت آشکار کی ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سول سپریمیسی کا ایک ایسی زبردست قسم کا لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس کو یقینی طور پر بہت سارے جو لوگ اصل آئین پسند ہے انہوں نے سراہا ہے۔ لیکن یہ وہ ججز تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ جج ہیں۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئین قانون جمہوریت کے راگ الاپنے والے قاضی گروپ کے ججز ہیں، اب وہ دوسری طرف جو ہے وہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جسٹس سردار طارق مسعود، یہ بڑا ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جج تو ہیں، سینئر موسٹ جج ہیں، یہ قاضی فائد عیسیٰ کے رائٹ ہینڈ ہے، اور ان کو آئین قانون سے زیادہ انتقام پر ممکن ہے، یہ بلیو رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے، اور یہ جب سے آئے ہیں ان کو تحریک انصاف کے خلاف ان کا رویہ وہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ 6 رکنی بینچ بنایا گیا۔ اب اس کے اندر ہی آپ قاضی صاحب کو دیکھیے جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے ایک خط بھی لکھا ہے کہ بھائی آپ نے کمیٹی میں تو یہ بتایا تھا کہ 7 رکنی بینچ ہوگا، سینئر موسٹ ججز اس کے اندر شامل ہوں گے، لیکن یہاں پر آپ نے 6 رکنی بنا دیا ہے، 3 ایک طرف اگر ہو جائیں گے تو معاملہ کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک گیم ہے۔ لیکن بہرحال یہ 3 رکنی بینچ بنایا گیا۔ اب فوجی عدالتوں کے خلاف کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ دیا گیا اور ایک شک کو بھی اڑایا گیا، اس کے خلاف یہ انٹرا کورٹ اپیل پر آج سماعت ہوئی ہے، اور جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں جو قاضی گروپ کے سرغنہ جج کے طور پر جن کو قرار دیا جاتا ہے، ان پر اعتراض اٹھایا لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن نے۔ تو انہوں نے کہا جی نوٹس آپ کو کس نے جاری کیے ہیں؟ یہ پہلے آپ صرف سمجھ لیں کہ اس بینچ کے اندر جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مدر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت، یہ 6 رکنی لارجر بینچ ہے، اور یہ تین جو ججز ہیں ان کا اسی طریقے سے اس کی فارمیشن کی گئی ہے کہ شاید 3 دن پر فیصلہ جو ہے وہ آئے۔ اب وہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل سلمان اکرم راجہ اور اٹارنی جنرل عدالت میں آج پیش ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر جو ایک جج معاون ہے۔ درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق مسعود پر اعتراض کر رکھا ہے، جس پر جسٹس طارق نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ آج ہوا ہے۔ جسٹس سردار طارق نے فریقین کے وکلاء سے سوال کیا کہ کیا آپ کو نوٹس کیا ہے کسی نے؟ اس پر اعتزاز احسن، نوٹس کے بغیر ہی آج اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ دونوں وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کو نوٹس کیا ہے کسی نے؟ اس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ نوٹس سے پہلے ججز پر اعتراض ہو تو اس پر دلائل ہوتے ہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فریقین کے وکلاء کا اعتراض بے بنیاد ہے، پہلے میرٹس پر کیس سنیں، نوٹس کے بعد اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ جسٹس سردار طارق جو ہے وہ آج سیدھے ہو گئے جی، انہیں کہا گیا کہ وکلاء سے سوال کیا کہ کس نے اعتراض کیا ہے؟ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اعتراض جواد ایس خواجہ نے کیا ہے۔ جسٹس طارق نے جواب دیا کہ جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج کی مرضی ہے وہ اعتراض پر بینچ سے الگ ہو یا نہ ہو، میں نہیں ہوتا
बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। अब ये बड़ा अजीब आज जो है वो आप देखिए ना, एक जज की कुर्सी पे बैठ के जो शख्स है वो कहे मैं बेंच से, कहा गया भाई तुम जानबदार हो, अपनी राय दे चुके हो, आपको इस बेंच के अंदर नहीं बैठना चाहिए, आप जानबदार हो। जब ये सवाल उठाया गया वो कहता है मैं नहीं बैठता भाई, मैं नहीं बेंच से अलग होता, आप मेरा क्या कर लोगे। भाई क्या करना है, यानी आपकी इससे शख्सियत का इजहार हो रहा है। अटॉर्नी जनरल जो है वो कहते हैं लतीफ़ खोसा ने, क्या आप बैठकर हमारे एतराज़ के बावजूद केस सुन रहे हो। इस पर जस्टिस सरदार दारग ने कहा तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। ये आज माहौल हुआ है जी। अटॉर्नी जनरल दौरान समाअत गुस्से में आकर कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज़ कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज़ किया वो खुद तो अदालत में नहीं है, बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे। जस्टिस सरदार तारक ने कहा कि फौजदारी केसेस में भी कोई फैसला दूसरी जानब को नोटिस किए बगैर मुअत्तल नहीं होता। अभी फैसला मुअत्तल नहीं हुआ और नोटिस के बगैर नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। जस्टिस सरदार तारक ने कहा कि 2 लाइन में एक कानून के पूरे सेक्शन को कलअदम करार दिया गया। इस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो रहा, सिर्फ उन सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। फौज की तहवील में 104 अफराद 7 माह से हैं मुल्ज़मान के लिए मुनासिब होगा कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो जाए। अदालत ने पूछा कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कुछ मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी, कुछ पर होना थी। बहुत से मुल्ज़मान शायद बरी हो जाएं जिन्हें सज़ा हुई वो भी 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इस पर अदालत ने सवाल किया कि आपको कैसे मालूम कि सज़ा 3 साल से कम होगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कम सज़ा में मुल्ज़मान की हिरासत का दौरानिया भी सज़ा का हिस्सा होगा। अब ये जो सारी चीज़ है वो ज़ाहिर है देखने वाली है कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको डाला गया जेलों के अंदर और फिर कहा गया कि जनाब आप जो है वो फौजी अदालतें हैं। उसके अंदर जो जज साहब है आज वो गुस्से में भी आए। उन्होंने कहा कल जो वाक़या DI खान के अंदर पेश आया, 23 हमारे जवानों ने शहादत पेश की है, तो अब उनको किस कानून के तहत किस अदालत के अंदर लेकर जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ मुतवादी अदालतें हैं फौजी। वैसे तो इसका मतलब है कि काजी की अदालतें या दीगर पाकिस्तान की अदालतों में कोई दम खम नहीं है, तो फौजी अदालतों के अंदर ये मामलात जाएंगे और कल को एक ऐसा कट्टा खुलेगा कि जो भी बात करेगा उसको फौजी अदालतों में घसीट कर ले जाया जाएगा। फिर एक और भी आज हुआ है, लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपके बेंच पर मौजूद होने पर एतराज़ उठाया है, किसी ने आपको नोटिस किया, नोटिस से पहले जजेस पर एतराज़ हो तो इस पर दलाइल होते हैं। अब ये सारी बात जो है वो एक तो हुई वहाँ पे, अब दूसरी तरफ जो है वो कहा गया है कि ये हम नहीं करते और फैसला महफूज हो गया है। लगता ये है जब तक वीडियो पब्लिक होगी तो जो माइंड है जज साहब का मुमकिन तौर पर सिविल अदालतों यानी सिविल का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है वो उस पर हुक्म फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी हो जाएगा और फिर जो ट्रायल है वो आगे चल सकेगा। ये एक आम मामला है। वो फैसले पर अगर आ जाता है यानी स्टे आ जाता है तो फिर केस चलता रहेगा और काजी ग्रुप का जो माइंड है वो इस हवाले से बिल्कुल वाज़े बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। देखते हैं फिर महफूज फैसला क्या आता है, इस पर फिर बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।